हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिशेरियन वर्सन और कैम्ब्रिज वर्सन के बीच तुलना करेंगे। देखेंगे कि उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह कैम्ब्रिज वर्सन फिशेरियन वर्सन की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। कुछ अमेरिकन अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के फिशेरियन वर्सन और कैम्ब्रिज वर्सन में कोई मौलिक अंतर नहीं है। चैंडलर, सैमुअलसन तथा डॉन पैटिनकिन जैसे अर्थशास्त्रियों ने यह विचार व्यक्त किया था। उनका विचार था कि फिशेरियन वर्सन और कैम्ब्रिज वर्सन में जो एल्जेब्रिक सिंबल का प्रयोग किया गया है वो समान तत्वों को व्यक्त करता है तथा नकद शेष समीकरण मुद्रा की मूल्य की व्याख्या करने में कोई नया प्रकाश नहीं डालता है। इनके अनुसार रॉबर्टसन के समीकरण को फिशर के समीकरण में बदला जा सकता है। चूँकि के तथा भी में विपरीत का संबंध है भी में विपरीत का संबंध है, अतः k इज इक्वल टू 1/v के बराबर होता है। अतः रॉबर्टसन का समीकरण जो m इज इक्वल टू KTP के बराबर है, वहाँ पर k के स्थान पर यदि 1/v को रख दिया जाए तो m इज इक्वल टू 1/v TP के बराबर होगा, अथवा Mv इज इक्वल टू PT के बराबर होगा, जो फिशर के समीकरण के समान है। पुनः यह कहा जाता है कि फिशर के समीकरण का Mv प्लस M' मार्शल, रॉबर्टसन तथा पीगू के समीकरण का M तथा किल्स के समीकरण के N के सभी सिंबल्स एक ही बात की ओर संकेत करते हैं, और वह है मुद्रा की पूर्ति। फिशर के समीकरण में बैंक जमा अथवा साख मुद्रा को अलग से M' द्वारा दिखाया गया है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में इसे अलग से नहीं दिखाया गया है, क्योंकि आधुनिक अर्थ में बैंक जमा अथवा साख मुद्रा को मुद्रा के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त फिशर के समीकरण में मुद्रा की चलन गति को भी के द्वारा और बैंक जमा की चलन गति को V' के द्वारा दिखाया गया है, लेकिन कैम्ब्रिज समीकरण में किसी भी प्रकार की चलन गति को अलग से नहीं दिखाया गया है। फिशेरियन वर्सन और कैम्ब्रिज वर्सन की समानता को एक रेखा चित्र के द्वारा भी दिखलाया जा सकता है। इस रेखा चित्र में OX रेखा पर मुद्रा की मांग तथा पूर्ति को तथा OY रेखा पर मूल्य स्तर को दिखाया गया है। L इज इक्वल टू K ब्रैकेट में P समीकरण नकद शेष की मांग और मूल्य स्तर के संबंध को दिखलाता है। इस रेखा चित्र से पता चलता है कि जब मुद्रा की मात्रा OM1 से बढ़कर OM2 के बराबर कर दिया जाता है तो इसका मूल्य स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और मूल्य स्तर OP1 से बढ़कर OP2 हो जाता है। वास्तव में फिशर का सिद्धांत भी यही बतलाता है, लेकिन इसी तथ्य को नकद शेष दृष्टिकोण दूसरी प्रक्रिया द्वारा स्पष्ट करता है। रेखा चित्र में L इज इक्वल टू KP समीकरण यह दिखलाता है कि नकद शेष की मांग मूल्य स्तर P से संबंधित है। नकद शेष की मांग L में परिवर्तन होने से मूल्य स्तर P में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। जब नकद शेष की मांग L1 से घटकर L2 हो जाता है तो मूल्य स्तर P1 से बढ़कर P2 हो जाता है। इसका कारण यह है कि नकद शेष की मांग में जो L1 L2 के बराबर की कमी हुई है, उसके चलते उतनी ही मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च की जाती है, जिससे मूल्य स्तर बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों
विचारधाराएं एक हैं। हैंसन ने इन दोनों विचारधाराओं में अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा था कि द मार्सेलियन वर्सन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी, that is m is equal to ky, represents a fundamentally new approach to the theory of money and prices. It is not true, as it is often alleged, that the cash balance equation is merely old quantity theory in new algebraic dress. To assert this is to miss entirely the significance of k in the Marshallian equation. अर्थात मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का मार्शल का समीकरण m इज इक्वल टू के वाई मुद्रा एवं मूल्यों की समस्या के संबंध में मूलतः एक नई विचारधारा है। अतः यह कहना सत्य नहीं है, जैसा कि यह समझा जाता है कि नगद शेष समीकरण केवल परिमाण सिद्धांत का नया बीजगणितीय रूप है। यह कहना मार्शल के समीकरण में k के महत्व को कम करना है। इन समानताओं के बावजूद दोनों दृष्टिकोणों के बीच कुछ मौलिक अंतर है जो निम्नलिखित है। पहला है, फिशर के अनुसार मूल्य स्तर मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार मूल्य स्तर मुद्रा की पूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की मांग से अधिक प्रभावित होता है। दूसरा पॉइंट है, फिशर के अनुसार मुद्रा विनिमय का माध्यम है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार मुद्रा की मांग मूल्य के संचय के रूप में किया जाता है और इसलिए मूल्य के संचय के कार्य को इसमें अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरा है, फिशर का समीकरण मूल्य स्तर का वह चित्र प्रस्तुत करता है जो क्रय विक्रय समाप्त होने के बाद अर्थात ट्रांजैक्शन एक्स पोस्ट उत्पन्न होता है, लेकिन कैम्ब्रिज समीकरण मूल्य स्तर का वह चित्र प्रस्तुत करता है जो क्रय विक्रय के पूर्व अर्थात ट्रांजैक्शन एक्स एंटे उत्पन्न होता है। वास्तव में इन दोनों चित्रों में से क्रय विक्रय के पूर्व का चित्र अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब लोग मुद्रा के रूप में आय प्राप्त करते हैं तो यह जानना चाहते हैं कि उनकी मुद्रा क्या और कितना खरीद सकती है। चौथा अंतर है, फिशर का समीकरण मुद्रा की मूल्य की व्याख्या एक विशेष समय अवधि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में करता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा के मूल्य की व्याख्या विशेष समय बिंदु एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर की जाती है। पांचवा अंतर है, फिशर का समीकरण मुद्रा की चलन गति पर जोर देता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में नकद शेष को महत्व दिया गया है। फिशर के समीकरण में मुद्रा गतिशील रहता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा स्थिर रहती है। वास्तव में फिशर के समीकरण में राउंड मनी जंगम मुद्रा को महत्व दिया गया है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में स्थावर मुद्रा या फ्लैट मनी को महत्व दिया गया है। रॉबर्टसन के अनुसार कैम्ब्रिज समीकरण का संबंध बैठी हुई मुद्रा मनी सिटिंग से है, जबकि फिशर के समीकरण का संबंध उड़ती हुई मुद्रा या मनी ऑन द विंग्स से है। छठा अंतर है, फिशर के समीकरण में टी क्रय विक्रय की कुल मात्रा अर्थात टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को व्यक्त करता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में टी वास्तविक आय रियल इनकम को व्यक्त करता है। अतः फिशर के समीकरण में भी का संबंध क्रय विक्रय की गति से है, जबकि कैम्ब्रिज वर्सन में 1/v अथवा k आय की गति को बतलाता है। इस प्रकार फिशेरियन वर्सन और कैम्ब्रिज वर्सन में कई अंतर देखने को मिलता है। फिशेरियन वर्सन और कैम्ब्रिज वर्सन में अगर हम यह तुलना करें कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तो हम पाते हैं कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण फिशेरियन दृष्टिकोण से अधिक श्रेष्ठ है। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण की श्रेष्ठता को निम्न आधार पर
बतलाया जा सकता है। जैसे पहला, फिशर के अनुसार मुद्रा के मूल्य का निर्धारण केवल मुद्रा की पूर्ति के द्वारा होता है, जबकि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा के मूल्य का निर्धारण मुद्रा की मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। अतः फिशर का दृष्टिकोण अपूर्ण है, जबकि कैम्ब्रिज का दृष्टिकोण फिशर की तुलना में अधिक व्यापक और पूर्ण है। दूसरा श्रेष्ठता है, चूँकि कैम्ब्रिज विचारधारा में मुद्रा के मूल्य की व्याख्या मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों के आधार पर की गई है, अतः इसके द्वारा मौद्रिक सिद्धांत का मूल्य के सामान्य सिद्धांत में समन्वय करने में सुविधा होती है। रॉबर्टसन का समीकरण P = m/KT फिशर के P = mb/T समीकरण से अधिक लाभदायक है, क्योंकि लोग विभिन्न प्रकार के मदों पर कितना खर्च करते हैं इसे पता लगाने की अपेक्षा नकद के रूप में यह मुद्रा का संचय करते हैं। इस चीज़ का पता हम आसानी से लगा सकते हैं। तीसरा है, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा के मूल्य का निर्धारण में मानवीय उद्देश्यों के आत्मगत निर्णयों पर अधिक जोर देता है, जो कि सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार होता है। इसका कारण यह है कि K का आकार मुख्यतः मानवीय उद्देश्यों पर ही निर्भर करता है। दूसरी ओर फिशर का समीकरण अत्यधिक मशीनवत है, क्योंकि इसमें यह मान लिया गया है कि मूल्य स्तर केवल मुद्रा की प्रचलित मात्रा के द्वारा ही निर्धारित होता है और इसके निर्धारण में मानवीय उद्देश्यों का कोई स्थान नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, कैम्ब्रिज विचारधारा में आय के स्तर, इसमें होने वाले परिवर्तन तथा इसकी चलन गति को मूल्य स्तर का निर्धारक माना गया है, लेकिन फिशर के सिद्धांत में आय के स्तर को नहीं बल्कि मुद्रा की मात्रा एवं क्रय विक्रय के परिमाण को मूल्य स्तर का निर्धारक माना गया है। वास्तव में आय का स्तर एवं इसकी चलन गति ही रोजगारी, उत्पादन और मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। फिफ्थ पॉइंट है, नगद शेष दृष्टिकोण के अंतर्गत K के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। K के निर्धारक तत्वों की सहायता से हम अनिश्चितता, आशा, ब्याज की दर जैसी अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं, जिसका जिक्र फिर फिशर के सिद्धांत में नहीं मिलता है। वास्तव में K में परिवर्तन होने से वस्तुओं की मांग, उसके उत्पादन और मूल्य स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है। सिक्स पॉइंट है, फिशर की अपेक्षा कैम्ब्रिज विचारधारा अधिक यथार्थ है। इसका कारण यह है कि यह सिद्धांत मुद्रा की मांग अर्थात K के निर्धारक तत्वों के रूप में आत्मगत तत्वों को बहुत अधिक महत्व देता है। दूसरी ओर फिशर के सिद्धांत में मुद्रा की मांग के वस्तुगत तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया है। सातवां अंतर है, कैम्ब्रिज विचारधारा ने ही किन्स के द्वारा प्रतिपादित ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का आधार प्रस्तुत किया है, जो कि आय, उत्पादन एवं रोजगारी के सिद्धांतों का प्रारंभ बिंदु माना जाता है। एट्थ पॉइंट, क्राउथर के अनुसार फिशर के सिद्धांत की तुलना में कैम्ब्रिज सिद्धांत दो दृष्टिकोणों से वास्तविकता से अधिक करीब है। पहला, यह इस बात की व्याख्या करता है कि मुद्रा का मूल्य क्यों होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि इसका परित्याग करने से लोगों को कष्ट का अनुभव होता है। सेकंड, व्यापार चक्र की व्याख्या करने में भी यह सिद्धांत वास्तविकता से अधिक करीब है। चक्रीय उथल पुथल के विश्लेषण में फिशर के V की तुलना में कैम्ब्रिज समीकरण का K अधिक उपयुक्त है। K में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र की सृष्टि हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं
कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज स्वरूप फिशर के आदान प्रदान दृष्टिकोण की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। थैंक यू।